स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास करना है पटना में, जो भी फीस रहेगा आपका 50% ही फीस लगेगा, ठीक है ना। अगर एलआरसी बीटीएससी और एसएससी के लिए तैयारी करना है तब 15 तारीख से बैच वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने से, ठीक है, कंकड़बाग में। तो जो बच्चे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट जो है रजिस्टर कर लेंगे एप्लीकेशन पर, राइजिंग सेंटर सिविल जेई मास्टर, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर 500 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर कर लीजिए। जो भी रजिस्टर आप किए रहेंगे केवल आधा ही फीस आपका वहाँ पर लगेगा, जो भी ऑफलाइन का फीस रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अभी हम लोग जो है एलआरसी के लिए पढ़ने वाले हैं, एलआरसी के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या चीज, फ्लूइड मैकेनिक्स। आवाज आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो लेक्चर है किसको देख करके हम पढ़ा रहे हैं भाई, आपका जो काम आएगा ये आएगा आपका एसएससी में, एसएससी जेई में काम आएगा। कोई स्टेट का जेई है, कोई स्टेट जेई है वहां पर आएगा, स्टेट का एई है, स्टेट एई है वहां पर काम आएगा आपका, ठीक है ना। और आपका जो है आरआरबी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है, आरआरबी जेई। और साथ ही देखिए अब जब हम लोग आरआरबी जेई और एसएससी का सिलेबस कवर करेंगे ना, तो तुरंत आपका बीटीएससी भी, बिहार का जो आएगा, बिहार, बिहार बीटीएससी, इसके जेई का आएगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होने वाला है। और जब ये हो जाएगा तो एलआरसी का आप जान ही रहे हैं, एलआरसी का तो बहुत कम सिलेबस है, एलआरसी का भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि जीएस आपका कितना है 25 क्वेश्चंस और 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं। तो जो हम लोग कवर करने वाले हैं, जिस एग्जाम के पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे वो क्या रहेगा आपका, एसएससी जेई रहेगा, आरआरबी जेई। जैसे इनको फॉलो करेंगे तुरंत आपका बिहार बीटीएससी जेई भी उसी में कवर हो जाएगा। और इसके पढ़ने से कोई स्टेट का जेई हो चाहे एई हो, सबके सिलेबस आपके वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको कन्वेंशनल टाइप भी दिख जाता है, ठीक है ना, बाकी में कन्वेंशनल आपको नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, एलआरसी के लिए कर रहे हैं और बीटीएससी के लिए, यानी कि हम अगर इसकी तैयारी कर लेंगे तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। तो हम फोकस करेंगे एसएससी जेई से। एसएससी जेई के क्वेश्चन सबसे स्टैंडर्ड आते हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे एसएससी जेई के और आरआरबी के। उसके बाद सारे क्वेश्चन देखेंगे बहुत छोटे छोटे रहेंगे। तो हमारा जो मेन काम है वो क्या है आपका, अभी जो पढ़ रहे हैं बीटीएससी जेई और आपका क्या है एलआरसी, इसी के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। ओके चलिए पढ़ा जाए ना, तो ये है आपका। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली क्लास 8 बजे रहेगा, डेली क्लास है ये फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको देखिए डिप्लोमा वाले इसी को जानते हैं हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स, ठीक है ना, इसी को हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक्स में कई आ जाएगा, एक आपका क्या रहता है, पहला फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा आपका ओपन चैनल फ्लो और तीसरा क्या है हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक्स में इतने आते हैं, तो हम लोग पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स। अब पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से आते हैं क्वेश्चन उसके बारे में। और जो लोग पढ़ रहे हैं अभी सुबह, आप स्टील स्ट्रक्चर भी 9 बजे से पढ़ सकते हैं, 9 बजे से स्टील स्ट्रक्चर चलेगा, 9 से 12 सीधा ऑफलाइन से ऑनलाइन। तो हिंदी मीडियम का जो नया बैच है आप वहां से देख करके डेमो लेकर के वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो बाद में कोर्स ले सकते हैं। चलिए देखिए हमें पढ़ना क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, प्रीवियस ईयर के किसी भी जेई का एग्जाम अगर देखेंगे चाहे एई का, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर जो पढ़ने वाले पहला पहला पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तरल के गुण, तरलों के गुण। तो पहला ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पहला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तरलों के गुण पढ़ेंगे। अब इसमें देखें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से है। और ये चैप्टर भी आपका लंबा है, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 4 रहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख सकते हैं, मैक्सिमम जितने टाइप के हो सकते हैं मैक्सिमम 4 दिखेगा। तो मान के चलिए ना सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम यहीं से आपको दिखेंगे। टॉपिक बताते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा कहाँ से आता है वहां पर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से मान के चलिए 2 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपका 4। तो यहाँ से आपका आ सकता है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। तो ये हो जाएंगे मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये दिखेगा 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा है आपका, दूसरा दिखेंगे प्रेशर मेजरमेंट हमारा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट,
जो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट, अब प्रेशर मेजरमेंट में हम कई पढ़ेंगे भाई, हाइड्रोस्टैटिक्स इसी में पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक में जब देखेंगे ना, दो चीज और पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोस्टैटिक्स में एक चीज और पढ़ लेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, एक फ्लोटेशन पढ़ेंगे, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, और एक क्या है, सबमर्जेंस पढ़ेंगे, सबमर्जेंस, ठीक है ना। मतलब क्या है, इसमें तैरना पढ़ेंगे हम लोग, तैरना, फ्लोटेशन मतलब तैरना, और सबमर्ज मतलब डूबना। तो यहाँ पर क्या है, डूबा हुआ पिंड रहेगा, डूबा हुआ पिंड रहेगा आपका, और यहाँ पर तैरता हुआ पिंड रहेगा, ध्यान रखना है आपका। तो यहाँ पर तैरता हुआ पिंड रहेगा, हिंदी बता दे रहे हैं, तैरता हुआ पिंड। तो किसी को दिक्कत है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको हिंदी इंग्लिश का मैटर है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डूबा हुआ तैरता हुआ पिंड आपको दिखेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये है हाइड्रोस्टैटिक्स और प्रेशर मेजरमेंट, मतलब इसका हिंदी जो होता है वो है आपका दाब मापन। तो हम हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ में ही बताएंगे आपको, ठीक है ना। दोनों नोट्स आपको मिलेंगे, दाब मापन है आपका। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो प्रेशर मेजरमेंट से तो कम, लेकिन अगर कोई बॉडी डूब जाती है ना, कोई बॉडी डूब जाती है, वहां पर सेंटर ऑफ प्रेशर पूछता है, ठीक है। तो प्रेशर मेजरमेंट में हाइड्रोस्टैटिक्स में चलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन, और यहाँ पर जो आ जाएगा, एक आएगा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर के, और ऊपर जो है यहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे ना, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपका रहेगा एक से दो प्रश्न, वो भी किससे, इसी से ज्यादा दिखेगा, ठीक है ना। ये जो दोनों टॉपिक है, एक इससे और एक इससे दिखेगा। बाकी हाइड्रोस्टैटिक्स है और प्रेशर मेजरमेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ज्यादा आपका इधर से आएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ये है आपका शुद्ध गतिकी, ठीक है, तरलों की शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है ना, वो टाइप्स ऑफ फ्लो आएगा, ठीक है ना। कितने प्रकार के प्रवाह होते हैं उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और यहां से देखिए, जो हम पहले लिख देते हैं टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो, यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रवाह के प्रकार। यहां से आपका एक तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है, और एक आपका टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है ना। तो एक से दो क्वेश्चन आपका यहां से, मैक्सिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम दो, मिनिमम आपका एक, तो एक ही यहां से दिखेगा। अब आ गए हम लोग डायनेमिक में, फ्लूइड डायनेमिक, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक में आएंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, गतिक है, तरलों की गति का अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, जिस फोर्स के कारण फ्लो हो रहा है वो फोर्स, और साथ ही साथ वहां पर फ्लो भी देखेंगे, डिस्चार्ज कितना हो रहा है आपका, ठीक है ना, कहाँ पर वेलोसिटी कितना है, प्रेशर कितना, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से आपको दिखेगा बर्नौली, अब बर्नौली का जो प्रिंसिपल है यहीं से काम करेगा। तो यहाँ से कंटिन्यूटी वाला दिखेगा, कंटिन्यूटी का पूरा आपको उसके बारे में जानना है, और यहाँ से आपका बर्नौली है, तो बर्नौली 100% आएगा, बिना उसका फ्लूइड मैकेनिक्स आपका चलता नहीं है। तो 100% एक क्वेश्चन बर्नौली है। उसके बाद उसी का एप्लीकेशन है, चाहे वेंचुरी मीटर हो, चाहे वेंचुरी मीटर मतलब डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस हो, चाहे पिटाट ट्यूब हो, उसी के हेल्प से, ठीक है। आगे पाइप फ्लो है, पूरा पाइप फ्लो का एनालिसिस है इसी में है, ठीक है ना। तो आप इसमें फ्लूइड डायनेमिक में देखेंगे, तो आपका एक तो बर्नौली वाला हो गया, बर्नौली का एजम्पशन आ जाएगा, या तो बर्नौली का स्टेटमेंट, या तो बर्नौली का जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन वो बन जाएगा, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस होता है अथवा वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस होता है, उन डिवाइस के बारे में, और डिस्चार्ज का फार्मूला, वो सब पूछ सकते हैं। लॉस आ सकता है यहीं से, ठीक है ना। तो मिनिमम यहाँ पर 2 दिखाएगा, और ये हो सकता है मैक्सिमम 3, ठीक है ना। तो 2 से 3 प्रश्न है, तो मिनिमम आपका 2 है। अब मान के लिए 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 हो गया, इस तरीके से आपका। पांचवा अगर हम बात करें, पांचवा चैप्टर, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में हम लोग दोनों पढ़ेंगे, पाइप फ्लो। अब पाइप फ्लो में जाएंगे, टर्बुलेंट फ्लो आप में है नहीं, लेकिन पाइप फ्लो में हम दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम पढ़ाएंगे लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो आपको पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ पढ़ाएंगे क्या चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। और उसका पूरा एनालिसिस है, पूरा हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस पूरा विश्लेषण करेंगे कि कैसे फ्लो होता है, क्या हो जाए तो क्या होगा, मतलब क्या, क्यों और कैसे, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर
जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख गया यहाँ से। उसके बाद क्या है आपका ओरफिस वाले क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, ओरफिस वाले। ठीक है ना, एक वियर और नॉच है और ओरफिस, तो ओरफिस वाला तो इसी में आ जाएगा, पाइप फ्लो में हम पढ़ लेंगे। जैसे ये वाला पढ़ रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, इसमें ओरफिस भी पढ़ लेना है। ठीक है ना, मतलब डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस इसी में आपको पढ़ना है, ऊपर वाले में। ठीक है ना, इसी में डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस पढ़ना है। और एक देखिए क्या है, वियर एंड नॉच पढ़ेंगे हम लोग। छठा हम लोग पढ़ेंगे वियर्स एंड नॉच, नॉचेज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस, ये है डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस इन ओपन चैनल। डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस 100% पेपर में आएगा, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस, ये डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस है इन ओपन चैनल। ओपन चैनल में डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस, मतलब अभी जो पीछे हम देख रहे थे वो पाइप फ्लो सारा हो रहा था, और यहाँ पर अब क्या है, आपका ओपन चैनल दिखेगा। यानी कि जब यहाँ से शुरू होगा फ्लूइड मैकेनिक्स तो एकदम इसमें काट नहीं पाएगा, एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वियर से चाहे नॉच से, जितने टाइप के वियर होते हैं, जितने टाइप के नॉच होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबका डिस्चार्ज का फार्मूला पढ़ना है। ठीक है ना, डिस्चार्ज का फार्मूला पढ़िए, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा 100%। तो एक क्वेश्चन मान करके चलिए, दो तो आएगा नहीं, एक ही आएगा, एक आएगा वो भी 100% आएगा। ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्चार्ज वाला फार्मूला आपका रहेगा, वही आपको दिखेगा। ठीक है ना, डिस्चार्ज रहेगा और इरर उरर कुछ पूछा जाता है वहां से आपका आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा वहां से। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी। 7वां चैप्टर है आपका सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी जैसे आप देखते होंगे कहीं लिखा रहता है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिक लगा रहता है, वेलोसिटी लिखा रहता है, बहुत सारी सिमिलरिटी होती है, 3 टाइप की होती हैं। उस सिमिलरिटी से एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इसे हम कहेंगे नहीं आ सकता है या आएगा ही नहीं, बिल्कुल आपका गायब रहेगा सिमिलरिटी। ठीक है ना, तो सिमिलरिटी एसएससी में तो आता है, लेकिन जो स्टेट वाले पेपर होते हैं थोड़ा सा कठिन होता है सब्जेक्ट। आप देखते होंगे कोचिंग वोचिंग में जल्दी ये लोग पढ़ाते नहीं, तो सिमिलरिटी वाला आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा। तो ये एक सिमिलरिटी हो सकता है, लेकिन ना के बराबर है स्टेट वाले में। बाकी एसएससी में आता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पर। तो सिमिलरिटी है आपका। जब ये पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ओपन चैनल। और फिर 8वां जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला सब्जेक्ट ही समझ लीजिए, पढ़ लेंगे हम लोग ओपन चैनल, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। फिर यहाँ से संभावना होती है आपकी 4 से 5 क्वेश्चन की। तो ये तो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये तो आपका सिलेबस है भाई। ठीक है ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ये सिलेबस है। तो अगर नंबर देखा जाए, देखिए हम मिनिमम की बात कर सकते हैं। मिनिमम देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन, 2 यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से 1 दिख रहा है, 3, 1 4, 4 2 6, और 6 1 7 यहाँ से दिखेगा, 7 और 7 के बाद 1 8। मैक्सिमम मिनिमम आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स से अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है आपके 8 क्वेश्चंस होंगे। मिनिमम की बात कर रहे हैं भाई, मिनिमम। अगर बीटीएससी की बात करें, बीटीएससी में जो आएगा वो एलआरसी में देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहेंगे, तो 8 चौका 32 नंबर है। ये मिनिमम बता रहे हैं, ये मिनिमम हम बता रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। 8 से लेकर के 15 क्वेश्चन आ सकते हैं ओपन चैनल से और आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से। ठीक है, अगर इसी में हम लोग मशीन मिला दें तो कुछ और भी हो जाएगा। तो ओपन चैनल पर भी ध्यान देंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी की दिक्कत हो तो बताइए, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए, अभी तो किसी की दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है, अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। तो ये सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार और बता देते हैं। अगर पटना में किसी पढ़ना है तो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जो भी फीस रहेगा आधा फीस रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराइए। जब भी आप पढ़ने आएंगे जो भी फीस रहेगा जिस बैच में, वो आधा ही लगेगा। ठीक है ना, आधा ही लगेगा वहाँ सेंटर पर। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है ना, तो पहला देखिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पर लिख देते हैं, उधर तो लिखा ही लिखा है लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सारा आ रहा है ना, सारे के सारे आ रहे हैं कि नहीं, कहीं कट तो नहीं रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, चलिए नहीं कट रहा है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा वैमरा सेट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो पहले इंट्रोडक्शन का मतलब है हम लोग समझेंगे फ्लूइड।
हाँ भाई बताओ, पढ़ा रहे थे अभी, पढ़ा रहे हैं तो मैडम से बात कर लो। कोई बात, आ जाओ 2 मिनट, आ जाओ 2 मिनट, आ जाओ यहीं आ जाओ। क्या हो गया? आप पढ़ा रहे हो ना, हट जाएंगे सो यूट्यूब पर है। क्या हुआ बताओ? अच्छा ठीक है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, क्लास सब लाइव हैं। हाँ दिन में आ जाना, हम 12 बजे खाली हो जाएंगे कल, ठीक है चलो ठीक। तो BRO वाला ना? हाँ ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, अरे हो जाएगा वो, परेशान ना हो। चलो ठीक। चलिए, तो देखिए जरा, हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग फ्लूइड के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में पहला आपका डिफिनेशन है आपका फ्लूइड, कि तरल आप किसको कहेंगे? फ्लूइड, फ्लूइड SSC जे निकाला है बच्चा, वही है फ्लूइड। देखिए फ्लूइड, तरल, तरल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें ना, तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, यहाँ पर जो मटेरियल होते हैं, चूंकि तरल फ्लूइड जो है एक मटेरियल है, तो मटेरियल आपको 3 फेज में देखने को मिलेगा। एक तो आपको सॉलिड देखने को मिलेगा, और एक आपको गैस देखने को मिलेगा, और एक लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो मटेरियल जो एग्जिस्ट करते हैं पूरे ब्रह्मांड में, चाहे कहीं की बात करें, पृथ्वी पर ही देखिए, बाहर तो जाना नहीं है, पता नहीं क्या है उधर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो पृथ्वी पर जो मटेरियल है ना, वो 3 फेज में आपको दिखेंगे, 3 स्टेट में। उनका जो स्टेट दिखेगा, कंसिस्टेंसी जिनको बोला जाता है, ठीक है ना, जो उनका स्टेट स्टेट दिखेगा वो क्या दिखेगा? एक सॉलिड दिखेगा, एक लिक्विड दिखेगा, और एक आपका गैस दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मटेरियल है, मटेरियल के आपके 3 दिख गए, कितने स्टेट दिखे? 3 स्टेट, ठीक है। स्टेट ऑफ मटेरियल, स्टेट ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें ना, मटेरियल की बात कर रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हल्का सा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इंट्रोडक्शन है आपका, तो पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मटेरियल बार बार कहेंगे, ठीक है। तो मटेरियल क्या है? कोई ऐसा चीज है ना, जो कि क्या करेगा? स्थान घेरेगा। क्या करेगा ये ना? अपनी जगह घेरेगा, कोई न कोई जगह आपको घेरेगा। तो उसी को मास भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। तो मटेरियल जो दिखता है वो 3 फेज में दिखेगा आपको। क्या दिखेगा आपका? एक तो आपका सॉलिड दिखेगा, और एक आपका क्या है जो फेज दिखेगा मटेरियल का, वो आपको लिक्विड दिखता है, और एक आपका दिखता है किसमें? आपका गैस के फॉर्म में। कैसा दिखेगा? आपका गैस के फॉर्म में दिखेगा। तो जो पदार्थ है, इसको पदार्थ बोलते हैं। मटेरियल मतलब क्या है? पदार्थ है, ठीक है ना। तो पदार्थ के 3 स्टेट होते हैं। एक आपका दिखेगा सॉलिड में, मतलब आपका ठोस दिख गया। उसके बाद ये द्रव के फॉर्म में दिखेगा, दिख सकता है, और ये है आपका क्या चीज? गैस। इतने रूप में आपको दिखेगा। तो ये जो मटेरियल है ना, इसकी प्रॉपर्टी आपकी अलग होती है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक अंतर नहीं बताएंगे, जब तक अंतर नहीं बताएंगे ना, आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तो सॉलिड है, और ये आपका लिक्विड है, और ये गैस है। इन दोनों को, इन दोनों को ही बोला जाता है क्या चीज? यहाँ पर फ्लूइड। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा अंतर करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। जैसे आप देख करके गाय और भैंस को पहचान जाते हैं कि ये गाय है, ये भैंस है, वैसा आपको कोई बताया है, हुआ कोई बच्चों ने बताया होगा कि ये गाय है, ये भैंस है, और डिफरेंस भी बता दिया होगा। फिर आप देख भी रहे हैं कि क्या डिफरेंस है लगातार, ठीक है ना। लड़का लड़की है तो वो देख करके पता कर लेंगे लड़का है कि लड़की, तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है। और कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब पता है, परिकल्पना, जो आपके दिमाग में एक कल्पना चलती है, वो बिल्कुल क्लियर है कि लड़का कैसा दिखेगा और लड़की कैसे दिखेगी, ठीक है। किसी लड़के का बाल लंबा रहता है तो सोचते हैं देखो लड़की जैसा रखा है, मतलब एक परिकल्पना है कि लड़कियों के बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कंसेप्ट जो है क्लियर ही करना है, क्योंकि हम लोग कल्पना करेंगे, हमने तो प्रैक्टिकल किए नहीं, कोई और किया है, उनका कल्पना चलता है, मतलब जिसको बोलते हैं एजम्पशन। तो कंसेप्ट को आपको समझना है, ठीक है ना। कंसेप्ट मतलब कुछ चीजें हैं जो हम लोग ऐसे मान के चलेंगे ये होती हैं, और उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में और कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि जो परिकल्पना है वही सत्य है। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जादू जैसा लगता है ये सब, ठीक है ना। साइंस है, साइंस मतलब जादू है। तो विश्वास आपको करना पड़ेगा कि जो सामने खेल दिखा रहा है ना, बिल्कुल वो जादूगर है, वो सही है, सारा जादू सही है, मतलब कुछ और नहीं पढ़ना है। आप ज्यादा चीजें नहीं पढ़ सकते, एक ही चीज को क्या करेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे। जैसे हमसे पढ़ रहे हैं तब हमसे ही पढ़िए, 50 लोगों से पढ़ेंगे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो एक लोगों से आप पढ़ेंगे तभी होगा, और एक कंसेप्ट पकड़ के रखे रहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा जो मिले ना, उसको क्या करना, अपने ही नोट्स में, जैसे नोट्स हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो अपने पेज में क्या करना, इतना बड़ा पेज है आपका,
आप जितना हम लोग लिखेंगे केवल आप इतना ही तक लिखेंगे, ये वाला जगह छोड़िए। जब हम सवाल लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सवाल भी हम लोग लगाएंगे, बहुत सारे एग्जाम के सवाल लगाएंगे, गेट के जो छोटे क्वेश्चन वो भी लगाएंगे, ईएस के भी लगाएंगे, जो अदर जेई एइम आए हैं वो भी लगाएंगे। अगर कहीं से कंसेप्ट मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड जो यहाँ पर लिखे हैं, तो उस जगह हम छोड़ के रखे हैं उसी कंसेप्ट को क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। ये ध्यान रखिए, तभी पेपर आपका निकलेगा। आपको एग्जाम के लिए जो है अपडेट होना पड़ेगा, आप पुराने नोट्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो आपको अपडेट करना है कैसे, प्रीवियस ईयर जब लगाने बैठेंगे, जो अभी एग्जाम 6 महीना पहले हुआ, 2 महीना पहले हुआ है, जब उसको लगाने बैठेंगे तब पता चलेगा कि हम तो 1 साल पहले कोचिंग किए थे, बहुत सारे लोग 2 साल पहले 3 साल पहले किए हैं। अब बहुत कोचिंग वाले इलाहाबाद में तो वही फोटोकॉपी पढ़ाते हैं 2012 वाला, तो वहाँ से पेपर निकलेगा नहीं। वो समझ लीजिए बेईमानी वाला जो सिलेक्शन चलता है वो बेईमानी वाला है। पढ़ते हैं कहीं और आके हमसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं कहीं और पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे कोचिंग वाला कहता है हमारे यहाँ से निकले हैं, जब पढ़ा था ये 2016 में। वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं, तो अपडेट करके रखिए अपने आप को, तब होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड की। अगर इसके बीच में अंतर पता चल जाए ना तो काम हमारा बन जाएगा, हम समझ जाएंगे कि हम लोग फ्लूइड किसको कहेंगे और सॉलिड किसको कहेंगे, ठीक है। अब सॉलिड तो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन अंतर जो है इनका जो है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जैसे समझ में आ गया तब आप कहेंगे कि फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जब हम बताएंगे तभी सॉलिड का भी बता देंगे और इसका भी बता देंगे, तो आप समझ जाएंगे हम फ्लूइड किसको कह रहे हैं। अब फिर उसी के बारे में पूरा एक किताब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि मोटा सा है, आर.के. बंसल, ठीक है ना। इसी सब लोग पढ़ाते हैं, मेडिजी वाले सारे लोग पढ़ाते हैं, हम भी आपको वही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो किताब अच्छी है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्री और मेंस सबके लिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी किताब है, तो किसी बहकावे मत आइए कि किताब ऐसा वैसा हो, सबसे बढ़िया किताब आपका है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। हमारे पास क्या है, ये एक सॉलिड मटेरियल है, यहाँ पर समझते हैं इसको। एक सॉलिड मटेरियल है, ऐसे मान लीजिए स्टील है, स्टील है आपका। वैसे ये 3D में होना चाहिए था, लेकिन 3D में हम आपका नहीं बनाए, ये 3D हो जाएगा, आपको 3D दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन 3D से मतलब हमें नहीं है, ठीक है ना। तो बस बना दिए हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 3D आपको दिख रहा है, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर जो है टेंजेंशियल फोर्स लगाने वाले हैं। कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे आपको ये फोन दिख रहा है, ये फोन दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है ना। ये वाली सतह दिख रही है आपको, जो ये सतह दिख रहा है, ये वाला सतह दिख रहा है, ठीक है ना। ये सतह आपको दिख रहा है, ये सतह आपको दिख रहा है। हम क्या करने वाले हैं ना, इस पर अगर हम क्या करें, फोर्स ऐसे लगाएं, फोर्स देखिए आपके तरफ से पेन इधर की तरफ आएगा, फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, फोर्स ऐसे दबा रहे हैं, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल फोर्स है और डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में है, तो बोलेंगे इसको डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे हम लोग, सीधा लंबवत बल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, लंबवत बल इस एरिया पर लग रहा है, इस क्षेत्रफल पर आपका लग रहा है, ठीक है। हिंदी वाले तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बल जो होगा ये आपका क्या है, डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स है। ये नेचर जो रहेगा कंप्रेसिव रहेगा, मतलब संपीड़न में रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या, एक फोर्स तो ये लगा, अब ये एरिया है, इसी एरिया पे फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं इधर से, इसको स्पर्श करते हुए, इसको छूते हुए, इससे टेंजेंट बनाते हुए, स्पर्श करते हुए एक फोर्स लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्या चीज, टेंजेंशियल फोर्स। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका ऊपर एरिया दिख रहा है उस पर ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। अगर कोई फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे छूते हुए जा रहा है, तो बोलेंगे इसको टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि टेंजेंशियल फोर्स क्या है। अच्छा ठीक है, हमको फोन कर लेना, अभिषेक कर लेना बाद में भाई, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। हाँ अभी क्या बता रहे थे हम लोग, तो हम लोग ऐसा फोर्स लगा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कुछ हम बताने वाले हैं। हम मान रहे हैं ना कि ये जो आपका मटेरियल दिख रहा है 2D में दिखा रहे हैं हमको, ये सॉलिड है, ये क्या है आपका सॉलिड है, और नीचे से कर दे रहे हैं भाई साहब फिक्स, नीचे से कर रहे हैं हम लोग फिक्स, इसको क्या किया, नीचे से फिक्स कर दिए, ठीक है ना, फिक्स कर दिए। अगर फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे ना तो आगे बढ़ जाएगा, जैसे ठेला नहीं होता है सब्जी वाला, नीचे से अगर उसको पहिए को जमीन में धंसा दीजिए, धक्का मारेंगे तब तो नहीं कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन पहिया अगर ऊपर है, धक्का मारेंगे तो क्या होगा, लुढ़क जाएगा। तो यहाँ पर फंसा दे रहे हैं, यहाँ पर फंसा दे रहे हैं, स्टील दिख रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, माइल्ड स्टील, ठीक है ना। मान लेते हैं ये सॉलिड है आपका, सॉलिड है, और क्या है आपका, कौन सा मटेरियल है, मान लेते हैं क्या है आपका, माइल्ड स्टील। ये है आपका माइल्ड स्टील, इसको बोलते हैं क्या चीज, Fe250, Fe250 बोला जाता है माइल्ड स्टील को, ठीक है। कोई भी स्टील हो सकता है,
हम इसलिए बनाए हैं कि माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल होता है कि अगर ज्यादा फोर्स लगाए ना तो इसमें क्या है, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर फोर्स लगाते लगाते गए, इतना ज्यादा आपका फोर्स हो गया पर यूनिट एरिया पर कि इससे ज्यादा हो गया, जैसे इससे ज्यादा होगा उसमें आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वैसे भी डिफॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा कम दिखाएगा, लेकिन इससे ज्यादा करेंगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो बाद में हम लोग बात करेंगे उसका। तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इधर से यहां से एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फोर्स है ना, ये टेंजेंशियल है, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंशियल फोर्स है आपका। ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंजेंशियल फोर्स है। ये है मान लीजिए एफ, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। शुरुआत में आप फोर्स क्या करेंगे, बहुत जीरो लगाएंगे, पहले जीरो लगाइए। टेंजेंशियल फोर्स पहले जीरो लगा रहे हैं, और वास्तव में देखिए किस पर लगा रहे हैं, इस पर। अगर ध्यान दें आप ना, तो यहां लगाया जा रहा है, वास्तव में इस पर लगाया जा रहा है, लेकिन 2D में यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, टेंजेंशियल फोर्स। अब फोर्स हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाएंगे ना, तो पहले शुरू में लोड आपका कम है, 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन में देख रहे हैं, इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं। 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए, ऐसे करते 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 मान लीजिए पहुंच गए हम लोग कितना, 150 किलो न्यूटन, 150 न्यूटन पर, ठीक है ना। जैसे 150 न्यूटन पर पहुंचे, तो ये वाला जो किनारा आपको दिख रहा है, ए बोल देंगे इसको, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं, इसको डी कह रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला किनारा तुरंत क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। यहां पर फोर्स लगाए, जिधर आप फोर्स लगाएंगे ना, वही वाला पॉइंट जो होगा क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। सामने की तरफ क्या हुआ, ये ऐसे फोर्स लगाए, ये वाला किनारा जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, ऐसे डिस्प्लेस हो गया। अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट यही है, लेकिन ये वाला क्या थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो किनारा है, ये जो यहाँ पर था, वो पहुंच गया कहां पर, इस जगह पर पहुंच गया। कहां पर, ए पॉइंट पहुंच गया आपका ए डैश पर। मतलब कि क्या है, यहां से चल करके ये इतना दूरी क्या किया, यहाँ पर तय कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया इतना, इतना डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, देखिए इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये ए वाला पहुंच गया है ए डैश पर। ऐसे बी वाला भी अगर आप देखें, बी वाला भी देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बी डैश पे पहुंच जाएगा। ये पहुंच जाएगा कहां पर आपका, बी डैश पर, ठीक है ना, बी डैश पर। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये लीनियर डिफॉर्मेशन हुआ, यहां से यहां तक गया, इसको बोलते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन, रेखीय विकृति बोला जाता है, ठीक है, रेखीय विकृति बोला जाता है। तो जिधर फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, पॉइंट एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब विस्थापन हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट अगर देखें, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो गया है ना, वो क्या गया है, देखिए इसके रिस्पेक्ट में वाला फिक्स है, ये वाला क्या है, यहाँ से थोड़ा सा इधर गया है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, ये जो है ए डैश पर गया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसा देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। यहां पर आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में इसको, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर क्या हुआ आपका, कोणीय विस्थापन, ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट में, ये किसी के सापेक्ष, रिलेटिव मोशन जिसको बोला जाता है। तो इसके सापेक्ष ए पॉइंट यहां से यहां तक गया है। अगर यहां पर कोई व्यक्ति देखेगा ना, तो कोई क्या देख रहा है, यहां से कोई व्यक्ति था, इधर चला गया, तो कितना, इतना एंगल घूम करके गया, तो बोलते हैं कोणीय विस्थापन, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी के बराबर में यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो देखेगा, कहेगा इसका, यहां से देखेगा ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहीं पर खड़ा है, देखेगा ये पॉइंट यहां से यहां चला गया, ऐसे फोर्स लगाए, ठेला मारे, तो यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से वहां चला गया, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन एक व्यक्ति अगर वहां पर खड़ा है, वहां फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे घूम करके उधर चलेगा। ऐसे समझाने के लिए है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, हम यहाँ खड़े हैं, धक्का मारे ठेला, मेरे हिसाब से लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इधर की तरफ गया, तो जब यहाँ से देखेंगे ना, इस वाले पॉइंट से देखेंगे, तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरे भाषा में इसी को बोला जाता है शियर स्ट्रेन, ठीक है ना, अपरूपण विकृति इसी को बोलते हैं। तो कोई एक फोर्स आएगा, कोई एक फोर्स आएगा, कैसा, मान लीजिए हमारे पास कितना है, 150 न्यूटन, उस पर ये दिखाया कितना आपका 5। तो सॉलिड है आपका, क्या हुआ, अब थोड़ा सा आपका स्ट्रेन दिखाया, कितना, कांस्टेंट फोर्स 150 न्यूटन पर, ये कांस्टेंट स्ट्रेन दिखा दिया, इतना इतना आपका दिखा दिया। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये एंगल अगर फाई है, तो ये एंगल भी क्या हो गया आपका, फाई हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब होगा,
जैसे स्ट्रेन आएगा होगा क्या भाई साहब, यहाँ पर देखिए ध्यान देना है आपको। अभी तो आपको ये 2D में देख रहे हैं, आप 2D में देख रहे हैं, 3D में थोड़ा देखने की अगर हम कोशिश करें तब हमारा क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। ये वाला जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ये वाला, ये ऊपर वाला लेयर जो है ना, ये जो ऊपर वाला लेयर है इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। और थोड़ा और नीचे आएंगे, जब थोड़ा नीचे और आएंगे तो जो यहाँ नीचे वाला मॉलिक्यूल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट और कम है, और कम है, और कम है, और नीचे आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। मतलब जैसे जैसे नीचे वाले फाइबर में आएंगे ना, नीचे वाले फाइबर में आएंगे तो आपको पता चलेगा जो नीचे वाला फाइबर है उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कम हुआ है, यानी जो सबसे ऊपर रहेगा फोर्स लगाने पर ये वाला ज्यादा दूर जाएगा, नीचे वाला थोड़ा सा कम जाएगा। मतलब अगर ध्यान दें तो क्या होगा, नीचे वाला जो लेयर है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी तय कर रहा है, ये कम करेगा। खुद सोचिए, अगर ऊपर वाला लेयर ये है, नीचे वाला लेयर ये माना तब, तो ये देखेंगे ऊपर वाला जो है ज्यादा दूर गया है, ज्यादा दूर गया है, ये थोड़ा सा कम गया है। मतलब आगे वाला जो ऊपर वाला थोड़ा सा ज्यादा आगे रहेगा, नीचे वाला थोड़ा सा नीचे रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझिए, क्या है जो मटेरियल है सबके मॉलिक्यूल आपस में कोहेजन से क्या है, चिपके हुए हैं। कोहेजन मतलब स्टील के मॉलिक्यूल ये भी है और स्टील का मॉलिक्यूल आपका ये भी है। सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कोहेजन। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। दोनों मटेरियल आपके सेम है, मतलब सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल है, आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कोहेजन, ससंजकता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ स्टील के मॉलिक्यूल के बीच में भी आपका कोहेजन पाया जाएगा, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल है, जो इसमें मॉलिक्यूल है वो और इसमें मॉलिक्यूल आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, सब ऐसे गोल गोल हैं, समझ लीजिए। ये यहाँ रख रहे हैं, ये यहाँ, तो ऐसे दो हैं। अभी तो आपको दो दिख रहे हैं लेकिन पूरे सतह में ज्यादा है, ऐसे हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं, गोद लगा दिए। अब इस वाले को जैसे उधर ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे और नीचे वाला कम हुए, जब ये आगे जाने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाला क्या करेगा, नीचे वाला क्या करेगा, सोचेगा उनको क्या करे, पीछे की तरफ थोड़ा सा लेकर के आए। जब ये नीचे, जब ये एक्शन इस पर होगा, ये आगे जाएंगे तो ये रिएक्शन करके पीछे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये पीछे लाने की कोशिश करेगा तो ये लेयर वाला इनको पकड़ के थोड़ा सा आगे खींचेगा। तो ये बेचारे जो रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे थे ये भी थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, और ये वाला जो पूरा स्वतंत्र रूप से आगे जाने वाला था आगे नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा कम ही रहेगा। मतलब कि क्या करेगा, नीचे वाला लेयर ऊपर वाले के मोशन को रोकने की यहाँ पर कोशिश करेगा। मतलब जैसे यहाँ पर डिफॉर्मेशन आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो होगा लेयर के बीच में काम करने लगेगा। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स काम करने लगेगा। यहाँ पर क्या है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स काम करने लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम करने लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि शियर फोर्स है, पूरा लेयर ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, शेयरिंग कर रहा है, तो जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो भी आपका शेयर में आएगा। तो यहाँ पर आपका इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स आएगा। इक्विलिब्रियम पर देखेंगे तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो रहेगा वो शेयर फोर्स के बराबर रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं लगाएंगे, अनइक्विलिब्रियम का मतलब है पूरा उधड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स और एरिया क्या रहेगा आपका, सेम। ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और कहां पर काम कर रहा है, आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर पूरे हाथ में जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब लोग रिएक्शन पीछे दिखाएंगे। तो पर यूनिट एरिया, शेयरिंग एरिया आपका ये है। अगर हम क्या करें, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्या करें, शेयरिंग एरिया कर दें, तो यहां पर एक आ जाएगा इंटेंसिटी। आपको इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स का इंटेंसिटी पता चल जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसी को बोला जाता है क्या चीज, हमारा स्ट्रेस। अगर शियर फोर्स है तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा, जो रजिस्टिंग फोर्स की इंटेंसिटी जो डेवलप होगी वो रहेगा आपका शियर स्ट्रेस, अपरूपण प्रतिबल। तो यहाँ पर आपका जो डेवलप होगा वो रहेगा आपका शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अब ये क्या करेगा, अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड लगाए हैं तो जैसे लोड हटाएंगे पुनः क्या करेगा, ये रजिस्टिंग फोर्स जो है इस बॉडी को क्या करेगा, पुराने शेप और साइज में वापस ला देगा, ठीक है, वापस लाएगा। ये तो सॉलिड का केस है। सॉलिड के केस में क्या है, 150 किलो न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, स्ट्रेन आपका आ गया, मान लीजिए 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री। अब ये बढ़ेगा नहीं, जब ये लोड बढ़ाएंगे 150 से क्या कर देंगे, 160 करेंगे अथवा 170, जब वो बढ़ाएंगे तब ये स्ट्रेन आपका बढ़ेगा। मतलब जब ये
बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा। एक कांस्टेंट फोर्स पर जो सॉलिड मटेरियल होते हैं कांस्टेंट फोर्स पर क्या करते हैं, कांस्टेंट डिफॉर्मेशन ही दर्शाते हैं। तो सॉलिड मटेरियल एक ऐसे मटेरियल होंगे जो कांस्टेंट फोर्स पर क्या करते हैं, आपका कांस्टेंट डिफॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर आपका शियर फोर्स है तो शियर स्ट्रेन आएगा, अगर नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, अगर लीनियर फोर्स है मतलब टेंजेंशियल पकड़ के खींचेंगे तो वहां पर जो स्ट्रेन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। तो कांस्टेंट फोर्स पर कांस्टेंट डिफॉर्मेशन आता है किसमें, आपका सॉलिड के केस में। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब सॉलिड को देख रहे हैं ना, ये जो रुका, ये आप देख रहे हैं पूरी बॉडी ये किसमें है, आपका स्टैटिक कंडीशन में है। ध्यान दीजिएगा किसमें है, आपका स्टैटिक कंडीशन में है। जो स्थिति आपको दिख रही है इस सॉलिड की वो है आपका किसमें, स्टैटिक कंडीशन में। मतलब स्टैटिक कंडीशन में ही बॉडी अपने शेप और साइज का चेंज होने का प्रतिरोध दर्शाएगा। मतलब इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स मटेरियल के अंदर तभी डेवलप होगा जब बॉडी आपका किस में रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। मतलब क्या रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। ठीक है ना, तो सॉलिड एक ऐसे मटेरियल होते हैं जब वो स्टैटिक कंडीशन में होते हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके जब उनके शेप और साइज में आप चेंज करने की कोशिश करेंगे अथवा कर देंगे तभी वो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स आपका जनरेट करेंगे। ठीक है, अगर हम रोलर लगा दें तो क्या होगा, यहाँ रोलर लगा दीजिए, पहिया लगा दीजिए जैसे आप शियर फोर्स लगाएंगे वैसे क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं आएगा तो कभी भी स्ट्रेस आपका नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो जब तक इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक इसमें स्ट्रेस आपका नहीं आएगा। स्ट्रेस का मतलब होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है ना, तो शियर फोर्स लगाने से बॉडी मोशन में आ सकता है लेकिन नीचे से फिक्स कर दिया स्टैटिक कंडीशन में। तो सॉलिड एक ऐसे मटेरियल होते हैं जब वो स्टैटिक कंडीशन में होते हैं तब वो शियर रेजिस्टेंस दिखाते हैं। क्यों कह रहे हैं शियर रेजिस्टेंस, क्योंकि फ्लूइड में हम लोग शियर रेजिस्टेंस ही आता है, नॉर्मल फोर्स उसमें नहीं लगाते। ठीक है, हमेशा वाइपर लगा के उसको क्या करेंगे, बहाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। तो जो आपके सॉलिड होते हैं क्या होते हैं, कांस्टेंट फोर्स पर कांस्टेंट डिफॉर्मेशन दिखाएंगे, जब ये बढ़ाएंगे तभी ये बढ़ेगा। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ये स्टैटिक कंडीशन में इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, रुका रहेगा तभी आपका आएगा। जब ये रुका रहेगा उसी कंडीशन में स्ट्रेन आएगा, उस स्ट्रेन को रोकने के लिए आपका क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस आएगा। अगर आपका शियर फोर्स लगा है तो शियर स्ट्रेन आएगा, और शियर स्ट्रेन जब आएगा तो यहाँ पर जनरेट होगा आपका शियर रेजिस्टेंस। जो शियर स्ट्रेस है इसको बोलते हैं शियर रेजिस्टेंस। तो शियर रेजिस्टेंस ये स्टैटिक कंडीशन में आपका दिखाएगा। तो क्या यहाँ से भाई पता चला, इतना हम लोग कहानी गढ़े हैं तो इससे क्या पता चला सॉलिड के बारे में। तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, आराम से पढ़िएगा 1-1.5 घंटा। ठीक है ना, डेली हम लोग पढ़ेंगे, इसका वो बना देते हैं, पढ़ेंगे डेली। देखिए यहाँ से पता चल गया, सॉलिड इज ए मटेरियल, सिंपल लिख रहे हैं, the material which have constant ऐसे लिख देते हैं, constant strain at constant loading, the material which have constant strain at constant loading, at constant load, and एक और लिख देते हैं, and shows resistance to deformation under static condition। एक चीज और देखिए क्या है आपका जो रेजिस्टेंस ये दिखाएगा, जो रेजिस्टेंस आपका ये दिखाता है, जो रेजिस्टेंस सॉलिड दिखाते हैं जब स्टैटिक कंडीशन में रहते हैं तभी। ठीक है, तो इसकी अगर हिंदी की बात करें तो नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पर, राइजिंग सेंटर सर्च करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठोस जो है, ठोस वे पदार्थ होते हैं जो नियत बल पर नियत विकृति दर्शाते हैं। दोनों लिख देते हैं, नियत विकृति दर्शाते हैं, दोनों लिख देते हैं। तथा स्थैतिक स्थिति में, स्थैतिक अवस्था में
प्रतिरोध दर्शाते हैं, अपरूपण प्रतिरोध दर्शाते हैं, अपरूपण प्रतिरोध दर्शाते हैं। तो ये तो सॉलिड है भाई, तो ये सॉलिड का डिफिनेशन है। ये फ्री रहेगा भाई, ये फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी कोर्स वोर्स पढ़ना है एसएससी का तो आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन से, ठीक है ना। चलिए तो देखिए जरा, तो सॉलिड वाला पता चल गया, दोनों हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो सॉलिड वाला आपको पता चल गया कि आखिर सॉलिड होते क्या। अब आते हैं थोड़ा सा लिक्विड पर, ठीक है ना। लिक्विड अथवा फ्लूइड पर आते हैं, तो हम लिक्विड ही समझ के करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए फ्लूइड कह देते हैं, फ्लूइड में हम ले लेते हैं, फ्लूइड में ले लेते हैं पानी। ये देखिए क्या है, अपने पास क्या है, पानी है, अपने पास पानी है, ठीक है ना। अब पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, किसी बाउंड्री पर रख दे रहे हैं, जैसे फर्श पर रख दिए, इसको भी नीचे से फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से फिक्स कर रहे हैं। ये पानी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपका फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, फ्लूइड है। अब फ्लूइड में एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिए हैं, फ्लूइड में क्या ले लिए हैं, यहाँ पर वाटर ले लिए हैं, ठीक है ना, वाटर ले लिए हैं, ऐसा है आपका। यहाँ पर देखिए इसमें भी वैसे लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करें, अगर हाथ धुले, अगर हाथ धुलने जाए तब हम क्या कर रहे हैं, पानी से हाथ धुलना है, ये काम करना है, ठीक है ना, पानी से हाथ धुलना है। अब जब हाथ धुलने जाएंगे देखते होंगे पानी आपके हाथ में चिपक जाता है, ठीक है, चिपकता है। क्यों ऐसा होता है, ये तो आपके पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये तो आपके पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ये ऊपर आपका क्या है, हथेली है, ये आपका क्या है, हाथ है, हथेली, पाम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पाम बोल देते हैं, ठीक है, हथेली आपका ये है। अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जब होगा, अट्रैक्शन फोर्स तो काम करेगा भाई, सेम मटेरियल के बीच में, जैसे मान लीजिए लड़कियां लड़कियां हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो वो दोनों शादी करेंगे तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोहेजन बोलेंगे, ठीक है। तो एक ही जाति के अथवा एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल जब क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोहेजन, ठीक है। लेकिन अगर यही मटेरियल जो है दूसरे, ये मॉलिक्यूल क्या करें, दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे यहाँ ये दोनों वाटर के हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, H2O हैं, ये भी H2O है और ये भी क्या है आपका H2O है, पानी के एक बूंदे हैं, और ये आपकी हथेली है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ना, ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, एडेशन, इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या चीज, एडेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर हम मान रहे हैं कि एडेशन जो है कोहेजन से ज्यादा है। तो पानी है, पानी कहीं पर रखे हुए तो फ्लोर पर देखते हैं पानी क्या करता है, ऐसे चिपक जाता है। जैसे हाथ हम लोग धुलने जाएंगे, जो पहली बार पानी गिरेगा हाथ पर ना, वो हाथ पे चिपक जाएगा, जो बाद वाले पानी आएंगे ना वो हाथ पर बहते रहेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में जो पानी आएगा वही आपका चिपकता है, बाकी आपका बहता जाता है, तो हाथ धुलते हैं हम लोग छुड़ाते रहते हैं। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पर रेडिएशन आपको कोहेजन से ज्यादा दिख रहा है। जब ऐसा होगा ना, तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड मजबूत है, ये वाला बॉन्ड कमजोर है। अब क्या करेगा, ये वाला इसी के साथ चिपक जाएगा। तो बाउंड्री की जो वेलोसिटी रहेगी, अगर वेलोसिटी 0 है तो इसकी वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, बाकी अगर इनके पास वेलोसिटी है तो यहीं से टूट करके अलग हो जाएंगे। हाथ में 2 बूंद पानी रखिए, जैसे आप करेंगे एक बूंद यहाँ चिपक जाएगा, दूसरा टूट करके निकल जाएगा। इसका मतलब है कि कोहेजन जो होता है एडेशन से कम होता है। तो इस केस में भी हम ले रहे हैं, इस केस में भी हम ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि जो एडेशन है, ऊपर जो दिख रहा है एडेशन है, वो कोहेजन से क्या है आपका ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ तब, ऐसा अगर हो गया तो जो फ्लूइड, जो लिक्विड के पार्टिकल, जो लिक्विड के पार्टिकल इस बाउंड्री से चिपके रहेंगे, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जो बाउंड्री है इसकी स्पीड जो है, जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं क्या है आपका 0 है। यानी अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड की ही बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, पानी की बूंदें हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं मॉलिक्यूल लेवल पर, ऐसे है। तो जो नीचे वाला है ना, नीचे को अगर देखेंगे तो यहाँ पर एडेशन है, बाकी सबके बीच में क्या है आपका
कोहेजन है। तो नीचे वाला जो रहेगा इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, चूंकि अगर पानी यहाँ चिपक गया तो हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो जितना स्पीड से हमारा हाथ घूमेगा उसी स्पीड से यहाँ पर पानी जो चिपका है उसकी भी रहेगी। अगर रोक दिए तो इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0। इसी को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या होगा यहाँ पर स्लिप नहीं होगा। तो एडहेशन अगर कोहेजन से ज्यादा है तो इसी कंडीशन को बोला जाता है नो स्लिप कंडीशन। क्या बोलेंगे भाई साहब? नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन आपका यही है, मतलब जो बाउंड्री पर जो है इनकी वेलोसिटी क्या है 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ध्यान दीजिए भाई, हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर शियर फोर्स। यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्या चीज जो है शियर फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कैमरे का वो है उसको मिटा देंगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लगा रहे हैं हम लोग शियर फोर्स। शियर फोर्स लगा दिए, ठीक है। अब जो शियर फोर्स है बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा आपका क्या है शियर फोर्स है आपका। अच्छा कट रहा है, अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। हम कैमरा सही कर लेंगे, वो थोड़ा सा जूम का दिक्कत है। देखिएगा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शियर फोर्स लगाए। अब क्या है, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये और नीचे वाला कहीं से बॉन्ड है। अब इसकी वेलोसिटी अगर देखेंगे ना इस वाले नीचे वाले की, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी 0, बाउंड्री के बराबर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे बहुत लोग हैं ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा हो जाइए, ऐसे लाइन लगा के खड़ा किए हैं। एक आदमी को उस दीवार में चिनाई कर दिया, सामने एक दीवार है उसमें चिनाई कर दे रहे हैं। अथवा चलिए सिंपल, एक व्यक्ति जो है इस बोर्ड में आधा धंसा दिया गया है, एक आगे है, ऐसे आगे है, ऐसे हाथ पकड़ करके 2-3 लोग हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इधर वाले को, सबसे लास्ट वाले को आपको लात मारना है। जैसे मारेंगे ये व्यक्ति आगे की तरफ जाएगा, और जब आगे की तरफ जाएगा तो ये हाथ है, ये हाथ है, जब आगे जाएगा तो ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। जब ये आगे की तरफ जाएगा, मारा गया है हमको, हमारे पीठ पे मार रहे हैं, जैसे मारेंगे हम आगे जाएंगे। लेकिन क्या है, कई लोग हाथ पकड़े हुए हैं, बगल वाला जो है वो मैं उसका हाथ पकड़ा हूँ, कोहेजन है, बॉन्डिंग आपका लगा हुआ है, ऐसे ही दिख रहा है। तो जैसे हम आगे जाएंगे ना, जब आगे जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी खींच के आ जाएगा उसका, क्योंकि हाथ हमसे पकड़ा हुआ है, कोहेजन है। तो हमारे अंदर मोशन लाने की कोशिश हो रही है। जैसे अब इस पर फोर्स लगाना, जैसे इसको लात मारे तुरंत ये पहुंच गया यहाँ, यहाँ लीनियर डिफॉर्मेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब क्या है, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये क्या, जैसे आगे जाएगा ना तो ये सोचेगा आगे झटका रहे हैं, ये पीछे खींचने की कोशिश करेगा, और जब खींचने की कोशिश करेगा तो ये बहुत तेजी से गिरने वाला है। दोस्त है आपका, कोई पीछे से लात मारा, हाथ पकड़ा, वो गिरने वाला था, आप पकड़ के ऐसे खींचेंगे। आप क्या करेंगे, जब खींचेंगे तो आप तो रेस्ट पर थे, वो भी रेस्ट पर था, लेकिन जब वो मोशन में आ गया ना, उसके मोशन को जब आप कम करने की कोशिश करेंगे तो वो भी पकड़ के आपको खींच लेगा। वो थोड़ा सा आगे जाएगा, अब उतना दूर नहीं जा सकता जितना दूर वो जा सकता था, जो स्पीड में जा सकता था। तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। तो जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा ना, तो इन्हीं के बीच में क्या होगा, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो शियर फोर्स हम लोग जैसे लगाएंगे, तो जिस लेयर पर लगाएंगे वो लेयर ज्यादा आगे जाने की कोशिश करेगा, नीचे वाला थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम नीचे। और जब नीचे आएंगे तो ये बिल्कुल भी आपका जगह है आपका नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज समझिए, फ्लूइड में हम जो बताना चाह रहे हैं, अभी तो एक चीज पता चल गया होगा कि कोहेजन के कारण क्या है, जब एक लेयर का मतलब हम एक लेयर क्यों कह रहे हैं, अगर आप 3D में इसको बनाते ना, इसको 3D में बनाते तो ऐसे ही तो दिखता, ये मॉलिक्यूल जो ऊपर वाला दिख रहा हो ऐसे ही तो दिखते। जो आप बता रहे हैं ना, एक ऐसे लेयर बाय लेयर ये सब रहेंगे, ऐसे लेयर है, सब लेयर है, एक ऐसे चादर जैसी लेयर है, समझ लीजिए, ठीक है। ये चादर जैसी पीछे 3D बनाएंगे तो सब लेयर बना हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेयर को वहां से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे वाला लेयर भी उसी के साथ आगे जाएगा, तो नीचे वाले क्या करेंगे, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा सॉलिड से अलग कैसे है ये। तो अब देखिए क्या हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, शियर फोर्स लगा रहे हैं बस 1 न्यूटन। हल्का सा जैसे हम लोग फोर्स लगाए, वाइपर ले लिए और पानी कहीं जमा है, वाइपर से ऐसे हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइपर से ऐसे पानी खींच रहे हैं, कितना, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हम बढ़ा नहीं रहे हैं। उसी फोर्स पर देख रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स पर देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जो अभी ए पर था, अगले ही सेकेंड पर ए डैश पर आ गया, और दूसरे ही सेकेंड में ए डबल डैश पर आ गया, और तीसरे ही समय सेकेंड में ये ट्रिपल डैश पर आ गया। मतलब कांस्टेंट लोड है, लेकिन समय जब बीत रहा है तो लगातार इसका पोजीशन क्या है आपका
चेंज हो रहा है, लगातार चेंज होगा। जब तक वो वाइपर लगाए रहेंगे कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन लगातार देखेंगे पॉइंट ए का पोजीशन आपका बदलता रहेगा। तो अभी तो आपको ये दिख रहा था, जस्ट लोड लगाने के 1 सेकंड बाद ये दिख रहा था। अगले सेकंड हम लोग देख रहे हैं, अगले सेकंड देख रहे हैं कि आपका क्या है, यहां पहुंच गया, इस पोजीशन में पहुंच गया, मतलब पहुंच गया इस जगह पर। अगले ही सेकंड हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये यहां पहुंच गया। तो लगातार आप देख रहे हैं ना, ये पोजीशन अपना क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लगातार पोजीशन। तो पहले स्ट्रेन क्या है आपका, यहां से यहां तक पहले स्ट्रेन आप देख रहे हैं, जो पहले स्ट्रेन आएगा इसको बोलेंगे φ1, इसके रिस्पेक्ट में φ1। फिर देख रहे हैं अगले सेकंड में यहां पहुंच गया, इसको बोलेंगे φ2। अब फिर देख रहे हैं यहां पहुंच गया, ये हो गया आपका φ3। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेन जो है, जो स्ट्रेन है लगातार चेंज हो रहा है। डी फाई का मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है ना, लगातार स्ट्रेन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ क्या है आपका, स्ट्रेन यहां पर चेंज हो रहा है। जब स्ट्रेन कोई भी चीज समय के साथ चेंज होती है तो उसको बोलते हैं रेट, ठीक है ना, रेट बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रेट, रेट। अब किसका हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है, आपका डिफॉर्मेशन। लेकिन कौन सा डिफॉर्मेशन है, ये शीयर है, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ शीयर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शीयर डिफॉर्मेशन यहां पर दिखेगा। तो रेट ऑफ शीयर डिफॉर्मेशन कहिए, शीयर डिफॉर्मेशन, अथवा इसी को हम लोग बोल देते हैं डी फाई अपॉन डी टी को, डी फाई अपॉन डी टी को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, आपका रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन, अपरूपण विकृति की दर, ये दर है। तो सॉलिड वाले में देख रहे थे एक कांस्टेंट फोर्स पर जो है कांस्टेंट आपका शियर स्ट्रेन आ रहा था, मतलब एक पार्टिकुलर फोर्स पर पार्टिकुलर स्ट्रेन आ रहा था। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्टिकुलर शियर फोर्स पर लगातार शियर स्ट्रेन आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपका फ्लूइड है तो फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल होता है जिस पर अगर आप कांस्टेंट बहुत ही स्मॉल एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दें तो लगातार उसमें क्या होगी, आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ये मॉलिक्यूल यहां से लगातार आगे बढ़ रहा है, नदी में ऐसे पानी है और यहाँ पर पत्ता गिरा हुआ है, पत्ता हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि मेरे रिस्पेक्ट में ये पत्ता लगातार आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। हमारे पोजीशन पहले यहाँ था और फिर ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, समय के साथ लगातार, जबकि उस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा, ग्रेविटी। एक कांस्टेंट फोर्स पर लगातार आपका शियर डिफॉर्मेशन हो रहा है अथवा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा था। अगर ऐसा कोई मटेरियल है तो उसी को बोल देते हैं हम लोग फ्लूइड। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लूइड बोलेंगे, उसी को हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। और जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को बोला जाता है फ्लो, मतलब बहाव, ठीक है ना। तो अगर कोई मटेरियल है जिसके अंदर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, मतलब कि एक कांस्टेंट शियर फोर्स पर लगातार वो डिफॉर्म होता है, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं फ्लूइड और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लो। तो आप किताबों में एक छोटा सा डिफिनेशन पाते हैं कि फ्लूइड एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बहने का गुण होता है, और जो बहने की प्रॉपर्टी होती है, जो बहने का डिफिनेशन होता है, वो क्या होता है आपका कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लगातार समय के साथ क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन होता है, तो बोलते हैं उसी को हम लोग फ्लो। तो अगर कोई भी मटेरियल है कांस्टेंट लोडिंग पर, कांस्टेंट शियर फोर्स पर लगातार अगर वो फ्लो हो रहा है, लगातार डिफॉर्म हो रहा है, तो उस मटेरियल को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, यहाँ पर फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, जब आगे की तरफ जाएगा तो एक लेयर जब दूसरे लेयर पर जाएगा, जैसे देखिए ये वाला मॉलिक्यूल आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये वाला पीछे की तरफ स्ट्रेस मतलब रेजिस्टिंग फोर्स दिखाएगा। एक लेयर आगे बढ़ा तो नीचे वाला क्या करेगा, पीछे की तरफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। फिर ऐसे इस लेयर में, 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 क्योंकि नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला क्या करेगा, आपका तेज चलेगा, तो नीचे वाला क्या करेगा, उसके मोशन को कम करने की कोशिश करेगा। तो जब फ्लूइड जब मोशन में आ जाएगा तब ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आपका देखने को मिलेगा। फ्लो जब होता रहेगा ना तब ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आपका होगा। तो यहाँ पर जो बहाव को रोकने की कोशिश हो रही है, बहाव को रोकने की कोशिश हो रही है, जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर कह देते हैं
विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी के कारण ही, विस्कोसिटी को दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं यहाँ पर, शियर स्ट्रेस। तो फ्लूइड जब मोशन में होगा तभी आपकी विस्कोसिटी आएगी, जब विस्कोसिटी आपको दिखेगी तो वही क्या है, रेजिस्टेंस का काम करता है, तो उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे। तब जब ये मोशन में होगा ना तब आपका शियर स्ट्रेस निकाला जा सकता है, ठीक है। और सॉलिड क्या हो, जब रुका रहेगा तब शियर स्ट्रेस आएगा, जब ये मोशन में रहेगा तब शियर स्ट्रेस आएगा, यानी विस्कोसिटी आपको तभी दिखेगी। तो फ्लूइड जब मोशन में होता है तब विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, वरना ये नहीं दिखेगी। आपको दिखेगा नहीं, अंदर तो होगा, लेकिन जैसे मोशन में आएगा उसके बाद आपको विस्कोसिटी आपको दिखेगी। तो यहां से एक डिफिनेशन आपको पता चल गया फ्लूइड का। हाँ भाई, बहुत लोग आएंगे पढ़ाने, बहुत लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना, बहुत लोग पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर आते रहते हैं सब्जेक्ट के, लेकिन मेजर सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, मेजर वाले हमें पढ़ाते हैं, बाकी इधर उधर वाले सब्जेक्ट लोग पढ़ाते हैं, सर्वे और इरिगेशन और भी सब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या बता रहे थे। तो फ्लूइड हमें पता चल गया, फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल है जो कांस्टेंट शियर फोर्स पर, एक कांस्टेंट शियर फोर्स पर लगातार उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, अर्थात उसमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। और ये कब, इसमें देखिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मतलब शियर स्ट्रेस कब दिखता है, जब ये फ्लूइड क्या होगा आपका, मोशन में होगा, जबकि सॉलिड क्या होता है, जब रुका रहता है तब, ठीक है ना। तो चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं फ्लूइड का। तो फ्लूइड का हम लोग डिफिनेशन अब यहाँ पर लिखेंगे। अभी तो आपका इंट्रोडक्शन है, समझ लीजिए, पढ़ना तो हम लोग स्टार्ट ही नहीं किए, 1 घंटा हो गया क्या, 9 बजे तक ही पढ़ाना है भाई। तो आज डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, कल से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज कम ही पढ़ाना है, आज समझ लीजिए शुरुआत है, कल से आप पढ़िएगा पूरा। चलिए तो फ्लूइड लिखेंगे, द फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, हिंदी में हम लिख देंगे, हिंदी वाले नोट्स आपको अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर, वहां जरूर लिख लीजिए, इस पर थोड़ा लिखने में आसानी होता है इसलिए लिखते हैं। लिखेंगे द फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड क्या है, एक पदार्थ है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, तरल एक पदार्थ है, विच हैव दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखते हैं, विच हैव टेंडेंसी टू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लो, ठीक है। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ shear फोर्स, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं लेकिन ये भी हो सही है, अंडर द एक्शन ऑफ shear फोर्स। देखिए क्या समझ में आया, यहाँ पर लिखे हुए हैं डिफिनेशन कि तरल वे पदार्थ होते हैं जो एक शियर फोर्स, स्मॉल भी लिख सकते हैं, जो शियर फोर्स लिखा है इसमें लिख सकते हैं वेरी स्मॉल, अगर शियर फोर्स बहुत स्मॉल है तब भी, ठीक है ना। तो फ्लूइड एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कांस्टेंट शियर फोर्स पर लगातार डिफॉर्म होने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इसमें होता है, यानी कि बहने की अगर प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग फ्लूइड, ठीक है ना। और एक चीज और लिख सकते हैं, एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हैं, एट, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर अगर कोई मटेरियल है जो सामान्य ताप और दाब पर बहने का गुण रखता है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे फ्लूइड। तो एग्जांपल में आपका क्या है, जो लिक्विड देखते हैं, जो गैस होते हैं, लिक्विड और गैस जो होते हैं दोनों क्या कहलाते हैं, आपके फ्लूइड, ठीक है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल लिखेंगे, तो एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका क्या चीज, यहाँ पर लिक्विड और गैस, ठीक है ना, ये चीज है। और दूसरा पॉइंट अगर हम एक चीज और जाने हैं कि फ्लूइड जब क्या है आपका मोशन में होगा ना, तभी आपको विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी दिखेगी, ठीक है ना। तो एक चीज और पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, नोट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पेपर में दिख जाएगा,
पेपर में आपको दिखेगा, नोट करके, ऑब्जेक्टिव के लिए नोट करके यहाँ पर लिख देते हैं। नोट करके क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी फिनोमिना ऑफ phenomenon of viscosity always appear when fluid is in motion, हिंदी बोल दे रहे हैं इसका, बाकी नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम राइजिंग सेंटर से डाउनलोड, वहां पर जाएंगे मिल जाएगा आपका। देखिए क्या नोट, जो विस्कोसिटी की घटना होती है कब दिखती है, जब फ्लूइड आपका मोशन में होगा, रुक जाएगा तो ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। घटना है, ये अंदर है उसके प्रॉपर्टी, लेकिन जब वो रुका रहेगा तब नहीं दिखाएगा, तब वो दिखाता है आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये चीज है आपका, एक तो ये दिख गया। दूसरा डिफिनेशन फ्लूइड का आप एक और लिख सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन होता है डिफिनेशन नंबर 2, फ्लूइड का ही डिफिनेशन है, फ्लूइड का डिफिनेशन है, डिफिनेशन नंबर 2 है, डिफिनेशन नंबर 2, फ्लूइड इज ए substance which have tendency to deformation due to self weight। तो जो फ्लूइड होते हैं ना जो फ्लूइड होते हैं एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो स्वयं के भार के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर डिफॉर्म हो जाते हैं। जैसे पानी है, ठीक है ना अगर पानी है, मान लीजिए ऐसे रख दिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखे हैं, ये आपका क्या है, पानी है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है। जमीन आपका क्या है, बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है, ग्राउंड जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अब ग्राउंड आपका हॉरिजॉन्टल है तो इसका वेट जो होगा क्या होगा, नीचे की तरफ आपका काम करेगा। इसका वेट अगर आप देखेंगे ना तो क्या होगा, आपका नीचे की तरफ काम करेगा। तो वेट जो है नीचे काम कर रहा है, तो वेट आपका नीचे काम कर रहा है, वेट बराबर क्या होगा, m इंटू जी, वेट नीचे काम कर रहा है। ये कहीं भी फ्लूइड आपका जाने रहे, मान रहे हैं पानी है, ठीक है ना, पानी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें इंक्लाइंड कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, देखिए एक काम और करना है, इसको हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस बना दे रहे हैं, और इसको बना दे रहे हैं वाई एक्सिस, थोड़ा सा आपको समझ में आए, एक कहानी बताना है आपको, ठीक है। ये है, ऐसा आपको दिख रहा है हल्का सा इंक्लाइन कर दे रहे हैं, हल्का सा इंक्लाइन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका लोड ये दिख रहा है ना, लोड हमेशा पृथ्वी के सेंटर की तरफ काम करेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, आपका नीचे की तरफ काम करेगा। ये 90 डिग्री देखिए हम बना दिए, 90 डिग्री हम बना दिए, ठीक है ना। तो मतलब जितने एंगल से आपका ये इंक्लाइनेशन दिखेगा ना, ये एंगल अगर थीटा है, अगर आपका क्या है, ये एंगल अगर आपका क्या है, थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, आपका थीटा रहेगा, ये थीटा है। अगर ये थीटा, अब देखिए क्या है, इसके आपके फोर्स के जो वेट इधर काम कर रहा था ना, अब वेट क्या करेगा, आपका इधर काम करेगा। वेट तो हमेशा नीचे ही काम करता है, वेट इधर है, तो इसका जो वेट है m इंटू जी, वो एक कंपोनेंट इसका क्या करेगा, इधर काम करेगा, ये रहेगा आपका W साइन थीटा, ये रहेगा W साइन थीटा। अब ये वाला फोर्स जो है इस पानी के लिए क्या करेगा, आपका शियर फोर्स की तरह काम करेगा, एक कांस्टेंट शियर फोर्स है जिसमें आपका वेट दिख रहा है। ये क्या करेगा, पहले पानी ऐसे था, बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा था, हल्का सा ढाल दिया, हल्का सा जब ढाल बनाएंगे ना, तो तुरंत जो है इसके वेट का एक कंपोनेंट क्या करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा पानी यहाँ से लगेगा आगे की तरफ जाने, मतलब इसके अंदर ऐसे डिफॉर्मेशन आपका पैदा हो जाएगा। तो फ्लूइड एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेल्फ वेट के कारण भी क्या होते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। पूरे गिलास में ऐसे पानी भर के रखें, गिलास तोड़िए, जैसे तोड़ेंगे खुद के वेट के कारण ऐसे फैल जाएगा, तो खुद के वेट के कारण क्या होगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, बीटीएससी पढ़िए, एसएससी जेई पढ़िए, एसएससी जेई, बीटीएससी, आरआरबी जेई, सब में काम आएगा। ईएस दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं, तो सब में काम करेगा। कंसेप्ट आपका 0 से बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। आपको बहुत डिटेल में हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर डेली 1 घंटा क्लास रहेगा, तो बहुत डिटेल में 1 घंटा पढ़ाएंगे,
बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, हद से ज़्यादा, ठीक है ना। आपको एकदम डिटेल में कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो फ्लूइड की दो मतलब डिफिनेशन मिल गए। कौन कौन सा है भाई साहब? पहला डिफिनेशन ये है कि फ्लूइड एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें अगर आपका शियर फोर्स लगाएं, अभी कौन सा कांस्टेंट शियर फोर्स लगाएं, वो बहुत स्मॉल हो, तब भी उसमें लगातार आपका डिफॉर्मेशन होता है। समय के साथ उसमें शियर स्ट्रेन लगातार चेंज होगा, मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आएगा। तो अगर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन किसी मटेरियल में है तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर? फ्लूइड बोल देंगे, ठीक है। पहला डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन पर आएंगे। दूसरा डिफिनेशन ये है कि फ्लूइड एक ऐसे मटेरियल होते हैं, फ्लूइड एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो खुद के वेट के कारण क्या करते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं। खुद के वेट के कारण क्या होंगे? उसमें डिफॉर्मेशन आएगी, विकृति आएगी, स्वयं के भार के कारण उसमें बिखर जाएंगे, वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी मटेरियल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फ्लूइड, ठीक है ना। ये हो गया आपका। और एक चीज और है, जब फ्लूइड आपका मोशन में होता है तभी आपकी विस्कोसिटी दिखती है, मतलब जब वो मोशन में रहेगा तभी अपने शेप और साइज का चेंज होने का यहाँ पर विरोध दिखाएगा, तभी आपका क्या है? शियर स्ट्रेस आपका पैदा होगा, वरना पैदा नहीं होगा। जब ये मोशन में होगा तभी शियर स्ट्रेस आएगा, मतलब अपने शेप और साइज का चेंज होने का जो रेजिस्टेंस दिखाएगा, प्रतिरोध दर्शाएगा, ये तब दर्शाएगा जब ये किस में रहेगा? आपका मोशन में। तो ये आ चुका है भाई साहब मोशन में, ये आ चुका है मोशन में, ये मोशन में आ चुका है। और सॉलिड जो है ये तब रेजिस्टेंस दिखाता है जब ये क्या रहता है आपका? किसमें? स्टैटिक कंडीशन में होता है, ठीक है ना। तो दो डिफिनेशन आपको फ्लूइड के दिख गए, फ्लूइड के आपके दो डिफिनेशन दिख गए, एक ये वाला और इधर आपको दिख गया ये वाला, ठीक है। और तीसरा डिफिनेशन क्या है भाई? अगर इसके शेप की हम बात करें तो आप लिक्विड का कोई शेप बता नहीं पाएंगे, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप क्या करेगा? ये गेन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप लेगा, अगर जग में रखेंगे तो जग जैसा, मुंह में डाल लेंगे तो मुंह जैसा शेप बना लेगा, पेट में जाएगा तो जो आते हैं वो आत जैसा क्या करेगा? वो शेप बना लेगा, ठीक है। तो शेप इसका कोई आपका फिक्स नहीं है, मतलब आप इसका शेप अगर चेंज करेंगे ना तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तब वॉल्यूम में चेंज करेंगे मतलब क्या है? दबा करके कम कर रहे हैं, तो लिक्विड को आप दबा नहीं पाएंगे। गैसों को दबा सकते हैं लेकिन लिक्विड को आप नहीं दबा पाएंगे, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है ना। तो गैस जो होते हैं कंप्रेसिबल होते हैं और लिक्विड जो होते हैं आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी फ्लूइड जो है दो टाइप को आपको दिखने वाला है। कैसा दिखेगा? एक कंप्रेसिबल और एक आपका इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना। तो जो दोनों जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, इनका शेप जो होता है वो फिक्स आपका नहीं होता है। ये भी आपका डिफिनेशन है, ठीक है। तो आज जो हम लोग सीखे हैं केवल फ्लूइड का डिफिनेशन ही देखे हैं। कल से हमारा समझ लीजिए चैप्टर चालू होगा, कल से हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कल से प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा और थोड़ा सा डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाएंगे, यूनिट के बारे में पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। बाकी अब डेली क्लास ये चलेगा शाम के 8 से 9, 8 से 9 चलेगा, 1 घंटे ज़्यादा नहीं चलेगा। बाकी अगर अलग से बैच है तो वो तो चलता ही चलता है एप्लीकेशन पर, वो पढ़ सकते हैं। तो नया बैच अगर है एक हिंदी मीडियम में है, कोई अगर हिंदी मीडियम का है तो कल वो डेमो ले सकता है। 9 बजे से स्टील स्ट्रक्चर चलेगा, सीधा ऑफलाइन से ऑनलाइन चलेगा। तो यूट्यूब पर कल हम पढ़ाने वाले हैं, कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है स्टील स्ट्रक्चर में, हिंदी मीडियम से है, आपको पूरा हिंदी में लिखाया जाएगा, हिंदी में पूरा नोट्स अवेलेबल रहेगा। तो हिंदी मीडियम से तो आप पढ़ सकते हैं। एसएससी वो जो बैच है एसएससी जेम काम आएगा, आरआरबी में काम आएगा, बीटीएससी में आएगा, एलआरसी में। एसएससी आरआरबी को टारगेट करते हैं, जैसे आप इसको टारगेट करेंगे तुरंत जितने ऑल इंडिया में जितने एग्जाम होते हैं सबके सिलेबस पकड़ में आ जाते हैं, चाहे एलएमआरसी हो डीएमआरसी हो। सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एसएससी के दिखेंगे और आरआरबी के दिख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन फॉर्मेट जो रहेगा सबसे खतरनाक जो रहता है एसएससी का रहता है। बाकी अभी एलआरसी वाला आएगा, बीटीएससी वाला आएगा, इसमें क्वेश्चन जो है बहुत छोटे छोटे रहेंगे, एक लाइन से ज़्यादा नहीं। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकता है ऑनलाइन। एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए, राइजिंग सेंटर सिविल जेई मास्टर। बाकी टेलीग्राम पर नोट्स है, आप राइजिंग सेंटर सर्च कर लीजिएगा। और ये वाला स्पेलिंग लिखना है, ई इधर नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है सेंटर, लिखेंगे तुरंत आ जाएगा। 4000 या 4,500 या 5,000 बच्चे उस पर होने वाले हैं, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा सारे नोट्स। सीट भी इसकी अवेलेबल है उसी पर, अभी इस पर सीट कल पढ़ा करिए, कल क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल, शेयर कर दीजिए अगर हो सके तो, लाइक कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद।